एक व्यक्ति लगभग 4 महीने से लापता हो जाता है, गायब हो जाता है। उस व्यक्ति के जिस जिस व्यक्ति से संपर्क थे वो हर कोई पूछता था कि आखिरकार शिवा कहाँ चला गया है। शिवा सक्सेना के बारे में हर कोई पूछता था, हर कोई जानता था। उसके परिवार से जो भी उसके रिश्तेदार थे उनसे संपर्क साधते थे, वो नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार बात पुलिस तक पहुंच जाती है और जब बात पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस ने अपने मुखबिर लगा दिए। पुलिस ने जब मुखबिर लगाए तो फिर ये पता चलता है कि एक महिला का नाम सामने आता है, साथ ही एक व्यक्ति का नाम सामने आता है। पुलिस ने आखिरकार घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद उस महिला को और उस पुरुष को भी अपनी हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद उनसे जब सख्ती से पूछताछ किए तब उन्होंने पूरी कहानी बताई। आखिरकार कहानी सुनने के बाद पुलिस उन्हें उसी जगह पर लेके जाती है जहां पर अंतिम बार वो व्यक्ति देखा गया था, जहां से वो गायब हुआ था। अब जैसे ही पुलिस उस घर के अंदर लेके जाती है तो वो एक आंगन है, आंगन के बाद वो महिला उस पुलिस के साथ ही थी, लेकिन वो व्यक्ति जो होता है वो सीढ़ी के रास्ते जब छत छत पर चढ़ने लगता है तो एक दो सिपाही थे वो साथ साथ भी चढ़ने लगते हैं। जब साथ साथ चढ़ने लगते हैं तो वो व्यक्ति इस छत पर इधर से उधर टहल रहा था और टहलते टहलते ही अचानक से उसने छलांग लगा दी। यानी कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा नाला है जो गंदा नाला है और उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा मैदान सा है। जैसे ही वो उस नाले में छलांग लगाता है, क्योंकि अगर कोई कितनी ताकत से छलांग लगाने की कोशिश करे उस नाले में जरूर गिरेगा। वो नाला गंदा था, उसमें बहुत ज्यादा दुर्गंध हो रही थी और वो व्यक्ति पूरा का पूरा नाले में सन जाता है। गंदी कीचड़ हो या फिर वो कुछ भी हो, जब उसमें सन जाता है तो उसके बाद पुलिस वालों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि आखिरकार उसे पकड़ लें या फिर पकड़ने के लिए पीछे दौड़ें, क्योंकि वो रास्ता फिर दूसरी गलियों से होकर निकल रहा था। इसी बीच में पुलिस ने थोड़ी तत्परता दिखाई, क्योंकि अभी उन पर सिर्फ शक था, ये प्राइम सस्पेक्ट थे। आखिरकार उस महिला के पास पहुंचा जाता है और महिला से पूछा जाता है कि वो व्यक्ति तो भाग चुका है, लेकिन तुम्हें सच सच बताना पड़ेगा, जो व्यक्ति गायब हुआ था वो कहाँ है, किस हाल में है, उसके बारे में आपको बताना ही पड़ेगा। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तब उस महिला ने एक सेप्टिक टैंक की तरफ इशारा किया, इशारा करते हुए कहा कि वो इसके अंदर है। जैसे पुलिस वालों ने ये बात सुनी, वहां बहुत सारे लोगों का जमघट लग जाता है, भीड़ लग जाती है। तभी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। फिर से पूछा जाता है कि वो कहां पर है। वो बताती है कि इस सेप्टिक टैंक के अंदर है। नगर निगम की टीम आती है। नगर निगम की टीम आने के बाद करीब 2.5 घंटे तक मशक्कत करती है, उस गंदगी को बाहर निकालती है और उस गंदगी के अंदर ही एक इंसान की लाश थी जो कि 3 टुकड़ों में थी, करीब 4 महीने पहले से इसके अंदर कैद हो चुकी थी। आखिरकार उस लाश को कब्जे में लिया जाता है और इस मामले की फिर आगे कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है। लेकिन उस व्यक्ति जो भी छत कूद कर भागा है, जो नाले में गिरा था, उसको ढूंढने के लिए पुलिस लगातार कोशिश करती रहती है। साल 2026 जब आता है, फरवरी के महीने की अगर बात करें तो लगभग उससे 9 साल हो जाएंगे, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं लगता। हालांकि वो इस कहानी में क्या होता है, वो भागने वाला कौन था, वो महिला कौन थी और मरने वाला कौन था, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से। बलरामपुर का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है राम जी, उनकी पत्नी का नाम सुलोचना और एक बेटा होता है जिसका नाम शिवा सक्सेना होता है, जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास होती है। ये बात है साल 2000 की। ये तीनों व्यक्ति गोंडा के मसोली एक जगह लगती है, वहां जा रहे थे। उधर जाते जाते रास्ते में सामने से एक ट्रक आ जाता है और जब ट्रक ने एक टक्कर मारी, टक्कर ऐसी लगती है कि जो राम जी होते हैं उनकी तो मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन राम जी की जो पत्नी होती है वो मानसिक रूप से उनको ऐसी चोट लगी थी, ना वो जिंदा थी ना वो मरी हुई थी। लेकिन जो बेटा था उनकी वाहन से वो दूर जाकर गिर जाता है और बेटा बिल्कुल सुरक्षित था, उससे कुछ भी दिक्कत नहीं थी। यहाँ शोर मचता है, उसके बाद लोग इकट्ठे होते हैं, उसके बाद फिर पुलिस आती है, उस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जो महिला होती है उसके उपचार कराया जाता है। जो लड़का होता है बिल्कुल एकदम स्वस्थ था। वक्त आगे बढ़ने लगता है। जब वक्त आगे बढ़ रहा था तो शिवा सक्सेना धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन उसकी माँ की मनोस्थिति, माँ की शारीरिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी और ऐसा बताया जाता कि कुछ साल के बाद उनकी भी मौत हो जाती है। अब ये शिवा सक्सेना जो होता है बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। हालांकि उसने अपने पढ़ाई लिखाई या काम करने की तमाम कोशिशें करता था, लेकिन वो बालक था, इसलिए गांव के लोगों ने कहा, जिम्मेदार लोगों ने, उसकी जो मामा थे जिनका नाम लखनऊ के इंदिरा नगर सेक्टर सी में रहने वाले जनक राज, उनसे जब सिफारिश करते हैं तो वो उस बालक को जिसका नाम शिवा होता है उसे अपने साथ लेके लखनऊ आ जाते हैं। लखनऊ आने के बाद उसका फिर पूरा ख्याल रखा जाता है। हालांकि इसके मामा के भी अपना एक बेटा होता है, वो उसका भी ख्याल रखते थे और अपने भांजे का भी ख्याल रखते थे। उसका पढ़ाना लिखाना सब कुछ वो कर रहे थे, क्योंकि उस बच्चे के माता और पिता दोनों ही नहीं थे। ये मामा ही उसके माता और पिता की पूरी भूमिका निभा रहे थे। वक्त आगे बढ़ रहा था और उस लड़के ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते उसे एक नौकरी भी मिल जाती है। जब नौकरी मिल जाती है वो अपनी जिम्मेदारी खुद से उठाने लगता है। तभी उसके मामा ने फैसला लिया कि क्यों ना अब इसकी शादी की बात की जाए। ये तारीख आती है फरवरी 2013 की बात है। आखिरकार
लखनऊ का ही एक इलाका लगता है विरहाना। विरहाना की रहने वाली मधु अस्थाना उर्फ डोली नाम की एक लड़की होती है। उसके परिवार से बातचीत की जाती है। इस शिवा के बारे में पूरी कहानी बताई जाती है। उस लड़की के परिवार वाले बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। आखिरकार शिवा सक्सेना की मधु अस्थाना उर्फ डोली से शादी हो जाती है और उनको एक जगह दिलवाई जाती है हरिओम नगर में। किराए के मकान में वो रहना शुरू कर देते हैं। लड़का प्राइवेट नौकरी करता था, कभी अपने गांव चला जाया करता था तो कभी नौकरी पे चला जाया करता था। ऐसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था और लगभग 1-1.5 साल के आसपास बीत जाता है। उनको एक पहला बच्चा होता है। पहला बच्चा होता है तो इनके घर में अब खुशियों का माहौल था, लेकिन वो बच्चा बहुत ज़्यादा दिन जी नहीं पाता। अभी 1 साल ही हुआ था, उस बच्चे की अचानक से मौत हो जाती है। उसके बाद उन्होंने तसल्ली दी अपने एक दूसरे को और कहा कि ठीक है, ज़िंदगी में ये सब होता रहता है। वो लड़का पहले से ही इतने दुख तकलीफें झेल चुका था, इतनी परेशानी झेल चुका था। उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की। फिर से एक बच्चा और पैदा हो जाता है। एक बच्चा और पैदा होने के बाद कुछ ही महीने बीते थे कि उस बच्चे की भी मौत हो जाती है। अब ये पति और पत्नी दोनों ही रहते थे, एक दूसरे के साथ सुख और दुख की बातें भी किया करते थे, सुख दुख बांटते थे। तभी इस महिला को यानी कि शिवा ने अपनी पत्नी जिसका नाम मधु होता है उसको समझाने की कोशिश की। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दिक्कत में आने की ज़रूरत नहीं है। तभी एक दिन इसकी मधु ने कहा अपने पति से कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो, कोई तुम्हें दिक्कत ना हो, उसकी सगी मौसी है जो कि थाना नाका क्षेत्र के राजेंद्र नगर में रहती है, जिनका नाम रंजना है। वो लिफाफे बनाने का काम करती हैं। अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो क्या मैं उनके घर जाकर उस काम में उनका हाथ बढ़ाऊं? वहाँ से थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे। वैसे भी मेरा मन अब घर में बहुत कम लगता है। जैसे उसके पति ने यह बात सुनी, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब मधु अपनी मौसी के यहाँ जाने लगी और लिफाफे का जो काम था उस काम को करने लगी। चाहे लिफाफे बनाना हो या कुछ भी करना हो। कुछ दिन के बाद वो अपने घर पे भी लाने लगी और यहाँ लाने के बाद फिर लिफाफे घर पे बनाया करती थी। मौसी का एक लड़का होता है जिसका नाम नीरज होता है। अब नीरज का काम था उन लिफाफों को तैयार करके इकट्ठा करना, इकट्ठे करने के बाद दुकानों पर सप्लाई करना। अब मधु उसके साथ लग जाती है। तो कभी मौसी के यहाँ काम करती थी, तो कभी अपने घर पर काम करती थी, तो कभी अपने मौसी के लड़के यानी कि मौसेरे भाई जिसका नाम नीरज होता है, नीरज के साथ मिलकर दुकानों पर उन लिफाफों की सप्लाई किया करती थी। ऐसे करते करते वक्त आगे बढ़ रहा था और वक्त आगे बढ़ते बढ़ते उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वैसे वो बहन और भाई हैं, लेकिन बहन भाई होने के साथ साथ उनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। वो अपने घर में कम ध्यान देती थी। उसका पति कई कई बार कई कई दिन के लिए अपनी नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर भी निकल जाया करता था। और ऐसी ही एक तारीख आती है 16 अक्टूबर साल 2016 की ये बात है। अब इस तारीख को उसका जो पति होता है जिसका नाम शिवा है, शिवा सक्सेना अपनी पत्नी मधु से कहता है कि मैं घर से बाहर जा रहा हूं, हो सकता है कि आज लौट कर ना आऊं, कल वापस लौट कर आऊं, तो इसलिए तुम अपना ख्याल रखना और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई बात, कोई दिक्कत, परेशानी हो तो मुझसे बात कर लेना, फोन पर बात कर लेना। इस तरह की बात थी। उसने अपने पत्नी को समझाया। वो यहां से चला जाता है। जैसे ही पति घर से निकलता है कुछ ही देर के बाद वो नीरज को फोन कर देती है। नीरज सीधा घर के अंदर एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद जब वो पूछता है कि कहाँ गए जीजा जी, तो वो कहता है कि जीजा जी तुम्हारे घर से बाहर चले गए। आखिरकार वो दोनों रात भर साथ रहते हैं, लेकिन वो जो गया हुआ है शिवा, वो अचानक ही 16 अक्टूबर 2016 की रात को अचानक ही वापस आ जाता है। वापस आने के बाद उसने सोचा कि क्यों अपनी पत्नी को रात में इतनी रात परेशान किया जाए। तभी वो पहला जो मुख्य द्वार था उस मुख्य द्वार को फांद कर कूद कर वो अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और वो अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था। और सरप्राइज देने के लिए जैसे वो घर के दरवाजे पर जाकर खड़ा होता है, बिल्कुल कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा था, तो घर के अंदर से कुछ अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। इसी बात को देखते हुए उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह की आवाजें जो आ रही हैं घर के अंदर उसकी पत्नी के अलावा शायद कोई और भी सदस्य है। उसने गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद वो बहुत तेजी के साथ दरवाजे में लात मारता है और लात मारने के बाद दरवाजे को एकदम से खोल देता है। जब दरवाजा खुलता है, जो उसने अपनी आंखों से दृश्य देखा था उस दृश्य को देखकर वो खुद हैरानी में पड़ जाता है कि आखिरकार जिस व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी एक बहन भाई वाले रिश्ते में है, जिसके साथ वो एक काम भी करती है, लिफाफे बनाती है, उसके साथ वो इस तरह की आपत्तिजनक स्थिति में कैसे हो सकती है। दोनों ही बिना कपड़े के थे और दोनों ही एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। और ये बात इसे इतनी ज्यादा खराब लगती है कि वो अपनी पत्नी के पास जाता है, गुस्से में उसको 1-2 थप्पड़ मार देता है। मधु को अपने पति को समझाने की कोशिश कर रही थी कि जैसे तुम समझ रहे हो वैसी बात नहीं, आप परेशान मत हो, ये वो, इस तरह की बात कर रही थी। और इसी बीच में जब नीरज बोलने लगता है तो शिवा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने शिवा को भी 1-2 थप्पड़ मारे। जब इन दोनों ने एक दूसरे को पिटते हुए अपनी आंखों के सामने देखा, उन्होंने तुरंत ही शिवा को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसका गला घोटकर हत्या कर देते हैं। वो उस रात मर जाता है, उसकी लाश पड़ी हुई थी। अब वहां रोकने वाला और टोकने वाला कोई था नहीं, लेकिन बस ये हैरान करने वाली बात थी कि आखिरकार इस लाश को
कहाँ ठिकाने लगाएं इस लाश का, क्या करें क्या ना करें। वो रात तो गुजर जाती है, गुजरने के बाद दोनों फिर बाहर निकलते हैं। जैसे रोजमर्रा की तरह काम किया करते थे वैसे रोजमर्रा की तरह काम कर रहे थे। काम करने के बाद फिर से अपने काम से वापस आते हैं। इस नीरज का इस घर में आना जाना था, आसपास के लोगों को कोई इस बात से दिक्कत नहीं थी। जब पति को दिक्कत नहीं थी, सब जानते थे कि ये इसकी मौसी का लड़का है, भाई है, तो कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने उस लाश के लगभग 3 टुकड़े करते हैं और 3 टुकड़े करने के बाद ये फैसला लेते हैं कि उन्हें घर के अंदर जो सेप्टिक टैंक है उसके अंदर ही दबा दें, दफना दें, उसके वहीं पर ही कब्र बना दें। आखिरकार वो सब काम करते हैं और काम करने के बाद 2-3 दिन के बाद यानी कि 19 अक्टूबर 2016 की बात है, ये करवा चौथ का त्यौहार था। करवा चौथ का वो पर्व रखती है। पर्व रखने के बाद जब उससे आसपास की महिलाएं पूछती हैं कि तुम्हारा पति शिवा कहाँ है, तो वो कहती है कि वो अपनी नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर गए हैं, आज नहीं आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं उनके लिए पर्व या ये जो त्यौहार है इसको रखूंगी, व्रत जरूर रखना है। वो व्रत रखती है। आसपास की औरतें भी, महिलाएं भी उस व्रत में शामिल होती हैं। खुशियों के गीत गाए जा रहे थे। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसने अपने पति की हत्या करने के बाद घर के अंदर ही सेप्टिक टैंक में उसको दफना दिया है, दबा दिया है। आखिरकार 15 दिन के बाद एक मौका मिलता है और वो मकान मालिक से संपर्क करते हैं। कहते हैं कि हम इस मकान को छोड़कर जा रहे हैं, यहां से थोड़ा दूर हमें फासले पर एक अच्छा घर मिला है, मैं वहां रहना चाहती हूं। मकान मालिक को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। वो 15 दिन के बाद मकान छोड़ देती है, दूसरी जगह रहती है। दूसरी जगह जब रहती है, नई जगह, तो वहां पर नीरज के बारे में किसी को पता नहीं था। सबको ऐसा ही लगता था जैसे नीरज इसका शौहर है या पति हो। ऐसे करते करते वक्त आगे बढ़ रहा था, बेरोक टोक वो आता था जाता था और ये जिंदगी आराम से चल रही थी। लेकिन एक दिन इस लड़की मधु का जो सगा भाई होता है, जिसका नाम मोहित होता है, ये तारीख थी 10 नवंबर 2016। आखिरकार उसने, मोहित ने पूछा कि जीजा जी को मैं कई बार फोन कर चुका हूं, उनका नंबर बंद आता है, बातचीत हो नहीं पाती, दीदी कहाँ हैं, एक बार इनके बारे में बताइए। और मैं उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। उसकी पत्नी यानी कि उसकी बहन ने कहा मधु ने कि मुझे कुछ नहीं पता है, मेरा उनसे खुद संपर्क नहीं हो पा रहा है। जब वो मोहित ज्यादा ही जिद करने लगता है तो आखिरकार 12 नवंबर 2016 को एक प्रार्थना पत्र के साथ वो नजदीकी पुलिस स्टेशन मंडियाब में जाती है। और जाने के बाद पुलिस के दरोगा के सामने पहुंचती है कि अगर कहती है कि साहब मेरा जो पति है वो कई दिनों से लापता है, और वहां रोने लगती है। तभी वो दरोगा कहता है कि ठीक है, देखेंगे, बात करेंगे। लेकिन दरोगा ने इस मामले को उतना सीरियस नहीं लिया जितना सीरियस शायद उनको लेना चाहिए था। फिर वो महिला आराम से वहां से चुपके से निकल आती है और ना तो दरोगा ने ये जानने की कोशिश की वो महिला कौन थी, और ना ही उस महिला ने फिर से थाने में जाने की कोशिश की कि आखिरकार जाकर वो पता करे, क्योंकि उसने अपने पति को खुद ही तो ठिकाने लगाया था। वक्त ऐसे आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जब लगातार शिवा गायब रहता है तो उसके जो चाहने वाले थे, उसके जो पसंद करने वाले थे, जहां जहां वो नौकरी करता था या जाता था, जो लोग संपर्क में थे, सभी उसके बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। पूछते थे तो वो कहती थी वो नौकरी पर गए हैं या गांव गए, कोई ना कोई नया बहाना वो बना लिया करती थी। आखिरकार वक्त आगे बढ़ा और वक्त आगे बढ़ने के बाद वो तारीख आती है 26 फरवरी 2017। 26 फरवरी 2017 की जब तारीख आ जाती है तो आखिरकार उसके मामा जो होते हैं जनक राज को लगता है कि उनका भांजा जो है यूं ही कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि उसको गायब किया गया है। थाने में जाकर पूरी कहानी बताते हैं कि मेरा भांजा है, वो कई महीने से दिखाई नहीं दे रहा है। लगभग 4.5 महीने के आसपास का वक्त हो चुका था। उसके बाद फिर थानेदार को ये बात पता चलती है। थानेदार ने अपने सूत्र लगाए। सूत्र लगाने के बाद इसमें ये पता करने की कोशिश की, तब मधु का नाम सामने आता है और नीरज का नाम सामने आता है। पुलिस उन दोनों को पकड़ती है। पकड़ने के बाद उनसे जब सख्ती से पूछताछ करती है तब वो पूरी कहानी बताते हैं कि हाँ, लाश है, वहां है। पूरी कहानी नहीं बताते, लेकिन उसे घर में लेके जाते हैं जो उनका पहला ही किराए का मकान था। वहां ले जाने के बाद महिला तो सेप्टिक टैंक के पास खड़ी हो जाती है और जो नीरज होता है वो छत पर आराम से घूमने लगता है। पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद यहां से कुछ दिखाने की, बताने की कोशिश करेगा, लेकिन वो उस नाले में जाता है, नाले में कूद कर वहां से भाग जाता है। पुलिस वालों ने उसे रोकने की इसलिए भी कोशिश नहीं की क्योंकि जहां वो कूदा था वो बहुत ज्यादा गंदगी थी, बदबू, दुर्गंध थी और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि आखिरकार उसे पकड़ें। लेकिन अभी तक लाश भी तो नहीं मिली थी। आखिरकार उस महिला की शिनाख्त के आधार पर लाश बरामद हो जाती है। उसके बाद फिर लगभग 2-2.5 घंटे की कोशिश के बाद 3 टुकड़ों में लाश मिलती है। मिलने के बाद उसका पोस्टमार्टम होता है, डीएनए होता है और उसके बाद फिर पुलिस ने आगे की जो कार्रवाई होती है उसे करना शुरू किया। अब जो नीरज है उसको लगातार तलाश करने की कोशिश की जा रही थी। नीरज का जो घर था वो नाका थाना क्षेत्र का राजेंद्र नगर होता है। वहां जाती है पुलिस। इसकी मां होती है जिसका नाम रंजना होता है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। तब वो एक और नई कहानी बताती है। वो कहती है कि वो मेरा सगा बेटा नहीं है, बल्कि हमारे घर के पीछे एक मलिन बस्ती है, झुग्गी झोंपड़ी है, वहां रहने वाला एक बच्चा होता है।
मुझे उसकी आदतें अच्छी लगती थी, उसके काम करने के तौर तरीके अच्छे लगते थे। मैंने उस बालक को गोद ले लिया था और गोद लेने के बाद ही वो मेरे साथ मेरे ही बच्चे की तरह रहता था। मुझे नहीं पता कि वो कब इस अपराध की घटना को अंजाम देकर भाग गया है। आप उसे ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ दीजिएगा। इस घटनाक्रम को हुए 2026 में, यानी कि जब फरवरी का महीना होगा तब इसे 9 साल का समय बीत जाएगा, लेकिन वो अभी तक हाथ नहीं लगता। लेकिन पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार करके जेल भेजा। जो आरोपी उसकी पत्नी थी शिवा की, मधु को जेल भेजा। जेल भेजने के बाद मामला अदालत पहुंचता है, चार्जशीट लगती है। चार्जशीट लगने के बाद इसमें अदालत सुनवाई करती है और वो तारीख आती है 19 जनवरी साल 2023। अदालत ये फैसला सुनाती है कि इस महिला को जब तक ये जिंदा है तब तक इसे सलाखों के पीछे रखा जाए, साथ ही इस पर 35,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाए। आखिरकार जुर्माना लगता है, उसको उम्र कैद की सजा हो जाती है, लेकिन उसके पास अभी ऑप्शन है हाई कोर्ट जाने का, सुप्रीम कोर्ट जाने का। हो सकता है तब तक वो बाहर भी निकल आए, हो सकता है, लेकिन उसकी जो दामन पर दाग लगा है वो कभी शायद मिट नहीं पाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। नीरज आज नहीं तो आज के दिन जरूर पकड़ में आएगा। पुलिस उसके लिए कहीं ना कहीं जरूर जाल बना के रखी होगी, जाल बिछा के रखी होगी। वो जाल में जरूर फंसेगा तो आपके पास तक वो बात जरूर पहुंचेगी। इस घटना के बाद कुछ लोगों ने जन्मदिन के बारे में, इनके जन्मदिन है, प्रयागराज के रहने वाले जितेंद्र कुमार हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं परी कटारिया, जयपुर के रहने वाले हैं अश्विन मीणा और इनाया। जीतन कुमार मंडल हैं जो झारखंड के रहने वाले हैं। साथ ही मोहम्मद कादिर हैं, उनकी बेटी हैं अनाबिया, जो कि नंगला शाह मेरठ के रहने वाले हैं। आज इन सभी का जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें नैतिक श्रीवास्तव दिल्ली से, शान मोहम्मद, दीपक यादव, संजय मीणा, राजेंद्र यादव आजमगढ़ से, विवेक पांडे बिहार से, अविनाश शर्मा कुशीनगर से, उमेश कुमार लोकेंद्र वकील सैफी शामली से, नवलेश कुमार छपरा से, अजय पटेल दुबई से, प्रेम किशोर धौलपुर से, साबन कुमार झांसी से, फरमान माजिद अली सहारनपुर से, फ़हीम अंसारी, फरहाना अंसारी, उज़मा अंसारी, कुर्बान खान बाड़मेर से हैं, अशरफ खान बलरामपुर से, राजपाल सिंह बरेली से, फतेहपुर से वरुण तिवारी, सलाउद्दीन खान। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।